हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। दिस इज गोविंद सर। आज जो हमने चैप्टर लिया है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, आज हम इस चैप्टर का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। आज हम बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम सीधे चैप्टर के हुए चलते हैं। आते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज होता है, स्टैटिक मीन्स रेस्ट। चार्ज एट रेस्ट यानी इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं चार्ज के रेस्ट वाले स्टेट को स्टडी करने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं चार्ज के कितने टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। दो तरह के चार्ज होते हैं। अब उसके बाद आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में सबसे पहले जो आता है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? चार्ज अपॉन ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मीन्स क्या होता है? Q इक्वल्स टू एन। जैसा कि हमने बोला इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यानी n क्या होगा? हमारा एक इंटीजर होगा। तो इंटीजर में क्या क्या आता है? जैसे 0 +-1 +-2 +-3। मीन्स इससे हमें ये पता चलता है कि n जो होगा वो कभी भी हमारा फ्रैक्शन में नहीं होगा। जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब यहाँ पे देखा जाए तो नोट में सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? n कांट बी इन फ्रैक्शन। ये बता रहा है कि n की जो वैल्यू है वह कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं इसको सॉल्व करके। अब जैसे यहाँ पे हमने लिया है एज चार्ज इक्वल्स टू 2 × 10⁻⁻19 कूलम पॉसिबल ऑन ए बॉडी। तो सबसे पहले हम चेक करके देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले n की वैल्यू निकाल के देखते हैं। n का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो Q/E। Q का वैल्यू कितना है हमारे पास? 2 × 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय E का जो वैल्यू होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19। तो यहाँ पे देखो 10⁻⁻19 तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा कितना? बोलो 2/1.6। यानी मैं डेसिमल हटाने की कोशिश भी करूँ तो यहाँ पे 10 आ जाएगा डेसिमल हटाने के बाद, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है। अब यहाँ पे कैंसिल कर लेते हैं। 2 8 जा 16, फिर 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। यहाँ पे वैल्यू कितना आ गया? बोलो 5/4। 5/4 जो है फ्रैक्शन में आ गया। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो n का जो वैल्यू आया है वो एक इंटीजर नहीं है। तो जब इंटीजर नहीं है तो ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में जो दूसरा सबसे पहले आता है वह है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज क्या कहता है? टोटल चार्ज अपॉन ए बॉडी इज अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्ज। मान लो जैसे कोई बॉडी हमने ले लिया है, यहाँ पे Q1 Q2 Q3 ले लिया। अब इसके ऊपर देखा जाए तो कोई चार्जेज है Q1 Q2 Q3, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? Q1 + Q2 + Q3। जैसे कि मैंने एक और एग्जाम्पल लेके यहाँ पे दिखाया हुआ है। बॉडी के ऊपर कितना कितना चार्ज है? देखो 2 कूलम, 1 कूलम और -3 कूलम। तो यदि हमें टोटल चार्ज निकालना होगा तो क्या करेंगे? हम सबको सीधा ऐड कर देंगे। तो जैसे पॉजिटिव है तो 2 + 1 -3, तो यहाँ पे कितना हो गया? 3 - 3 यानी 0 कूलम। यानी इसके ऊपर जो नेट चार्ज है वो कितना है? 0 कूलम का नेट चार्ज है। अब आते हैं थर्ड प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। इसमें थर्ड प्रॉपर्टीज में क्या आता है? कंजर्वेटिव नेचर ऑफ चार्ज। कंजर्वेटिव नेचर ऑफ चार्ज क्या बताता है? टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। मीन्स यदि हम एज्यूम करें कि दो जैसे चार्ज ऑब्जेक्ट है, एक के ऊपर चार्ज Q1 है, दूसरे के ऊपर चार्ज Q2 है। जब हमने इसको किसी वायर से कनेक्ट कर दिया, इसके ऊपर चार्ज आ गया Q1 डैश, दूसरे के ऊपर आ गया Q2 डैश। यानी टोटल चार्ज बिफोर कनेक्शन यदि हम देखते हैं तो ये आता है Q1 + Q2, एंड टोटल चार्ज आफ्टर कनेक्शन क्या हो जाएगा? Q1 डैश + Q2 डैश। जैसा कि हम जानते हैं कि टोटल चार्ज यदि कंजर्व है यानी टोटल चार्ज बिफोर कनेक्शन इक्वल्स टू टोटल चार्ज आफ्टर कनेक्शन, यानी Q1 + Q2 इक्वल्स टू Q1 डैश + Q2 डैश। अब हम आते हैं चौथा और लास्ट प्रॉपर्टीज पे। लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर वेयर एज अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। जैसा कि हम जानते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है? रिपेल करता है। उसी तरीके से निगेटिव निगेटिव चार्ज को क्या करता है? रिपेल करता है। लेकिन यदि हम पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेज होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे? वो अट्रैक्ट करेंगे। अब उसके बाद आते हैं मेथड ऑफ जनरेशन ऑफ चार्ज।
इसमें तीन मेथड्स होते हैं। सबसे पहला जो होता है बाय रबिंग। जब हम दो सबस्टांस को रब करते हैं तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किससे किस पर होगा, जिसके इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होंगे उससे इलेक्ट्रॉन दूसरे के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। तो उससे होगा क्या, जितने मान लो एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा दूसरे के ऊपर निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किस पे डेवलप होगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। निगेटिव चार्ज किस पे आएगा, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। जितना एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा उतना ही दूसरे के ऊपर निगेटिव चार्ज डेवलप होगा। इस तरीके से रबिंग के जरिए जो होता है चार्ज डेवलप हो जाते हैं। अब उसके बाद आता है बाय कंडक्शन। बाय कंडक्शन में एक जैसे मान लो जैसे चार्ज बॉडी है, इसके ऊपर जो है जो चार्ज है। अब दूसरे अनचार्ज बॉडी है, यदि हम इसको किसी वायर से जोड़ दें तो इससे क्या होगा, इसके ऊपर जो भी चार्ज है यदि पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हो जाएंगे। निगेटिव चार्ज होगा, मान लो जैसे इसके ऊपर ले लेते हैं अब निगेटिव चार्ज। तो जब निगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, निगेटिव चार्ज ही ट्रांसफर होंगे यदि हम इसको किसी वायर से जोड़ देते हैं। देखो कितना चार्ज किसी बॉडी के ऊपर होगा वो डिपेंड करेगा उसके साइज के ऊपर, शेप के ऊपर डिपेंड करता है। यदि मान लो जैसे दोनों का सेम साइज होगा सेम चार्ज हो जाएंगे, यानी जितना चार्ज टोटल रहेगा उसका आधा आधा हो जाएगा। अदरवाइज यदि मान लो साइज अलग अलग होंगे तो चार्ज की वैल्यू भी अलग अलग होगा। तब तक चार्ज का ट्रांसफर होता है जब तक उनके पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते हैं। जैसे ही पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो चार्ज का ट्रांसफर रुक जाएगा। अब आते हैं तीसरा जो होता है बाय इंडक्शन। बाय इंडक्शन में क्या होता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे एक चार्ज बॉडी है हमारे पास, दूसरा क्या है अनचार्ज बॉडी है। तो जब हम अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के पास लेके आएंगे, इसके फील्ड में लाएंगे तो क्या होगा, जो नियर बाई फेस होगा नियर बाई फेस पे निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है इसलिए यहाँ पे नियर बाई फेस पे निगेटिव चार्ज डेवलप होगा और इसके दूसरे एंड पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि टोटल चार्ज क्या रहता है, कंजर्व रहता है। यानी टोटल चार्ज यहाँ पे जीरो होना चाहिए, क्योंकि पहले देखा जाए तो पहले भी इस पे टोटल चार्ज कितना था, जीरो। तो अब भी क्या होगा, जीरो। मान लो ये माइनस क्यू है तो ये प्लस क्यू हो जाएगा। इस तरीके से टोटल चार्ज की जो वैल्यू होगी वह अब भी जीरो होगी। यदि मान लो जैसे निगेटिव चार्ज होता, निगेटिव चार्ज होता, मान लो इसको हमने ले लिया निगेटिव चार्ज। अब दूसरा कोई जैसे अनचार्ज बॉडी हम लेके आ, तो क्या होगा, इसका जो नियर बाय फेस होगा यहाँ पे निगेटिव है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब यदि मैं बोलूँ, अब मैं बोलूँ कि जैसे मान लो ठीक है ये पॉजिटिव चार्ज है। अब मैं क्या करता हूँ कि एक ये जो दूसरा जो है यहाँ पे तो निगेटिव चार्ज होगा, दूसरे साइड को मैं ग्राउंड से कनेक्ट कर देता हूँ। तो ग्राउंड से कनेक्ट कर दूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे बोले तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्या होगा, ग्राउंड में चला जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे सिर्फ निगेटिव चार्ज रह जाएगा। अब हो गया पॉजिटिव चार्ज ही यहाँ पे क्यों गया, यहाँ पे देखा जाए तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव निगेटिव को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जबकि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसको ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इस तरीके से वो क्या होगा, ग्राउंड में चला जाएगा और इस तरीके से इसके ऊपर सिर्फ निगेटिव चार्ज रह जाएगा। अब हम इसके बाद जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक कूलॉम्स लॉ, इस चैप्टर का जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज ऑब्जेक्ट which may be attractive or repulsive is directly proportional to product of their charges and inversely proportional to square of the distance between them। इसका क्या मतलब हुआ, जो फोर्स है यानी दो चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स होगा वह अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब जैसा कि हमने देखा यहाँ पे जैसे Q1 और Q2 मान लो जैसे दो चार्ज, अब ये दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों निगेटिव भी हो सकते हैं, या एक पॉजिटिव या एक निगेटिव हो सकता है। यदि मान लो दोनों पॉजिटिव होंगे, इनके बीच में जो फोर्स होगा वो क्या होगा, रिपल्सिव होगा। दोनों निगेटिव होंगे तो भी रिपल्सिव होगा। लेकिन एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होगा तो उनके बीच में फोर्स जो होगा अट्रैक्टिव होगा। इसलिए हमने बोला था जो फोर्स जो होता है वह अट्रैक्टिव या रिपल्सिव में से दोनों में से कोई भी हो सकता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, यानी जो प्रोडक्ट की जो वैल्यू है चार्ज का प्रोडक्ट यानी Q1 इंटू Q2
के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कौन, फोर्स, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मीन्स क्या हो जाएगा, हाँ, आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मीन्स आर बढ़ाएंगे तो फोर्स की वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी। जैसा कि देखो हमने यहाँ पे लिखा है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, यानी फोर्स की वैल्यू चार्ज के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। यदि चार्ज का प्रोडक्ट ज्यादा होगा तो फोर्स भी ज्यादा होगा, चार्ज का प्रोडक्ट कम होगा तो फोर्स कम होगा। और आर स्क्वायर के इनवर्सली है, इस आर बढ़ाएंगे तो फोर्स कम होगा। जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा बोलो, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पे जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट यूज करते हैं, वो यहाँ पे क्या है, एफ इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। के की वैल्यू क्या होता है, 1/4πε0, 1/4πε0। जब हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 1/4πε0 सबकी वैल्यू को जब हम पुट करेंगे तो ये आता है 9 इंटू 10⁻9। अब देखो यहाँ पे 4 की वैल्यू आपको पता है, पाई की वैल्यू भी पता है 3.14 होता है, ε0 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये इसका वैल्यू है। जब हम सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो 9 इंटू 10⁻9। ये जो के की वैल्यू है वो वैक्यूम के लिए यूज किया गया है, 9 इंटू 10⁻9, यानी फोर्स इन ए वैक्यूम, यानी दो चार्ज के बीच में जब हम फोर्स इन ए वैक्यूम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये सिर्फ वैक्यूम के लिए फॉर्मूला है। अब आते हैं मीडियम में, तो जब हम फोर्स इन मीडियम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4πε आ जाएगा। यानी वैक्यूम में ये लिए थे हमने, वैक्यूम या एयर में हम 4πε0 लेते हैं, जबकि उसके अलावा यदि कोई और मीडियम है तो वहां पे क्या लेंगे, 1/4πε लेंगे Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब तुम ये सोच रहे होगे कि एप्सिलॉन क्या होता है, तो एप्सिलॉन होता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। वहां पे एप्सिलॉन नॉट क्या था, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस वैक्यूम या एयर का भी लगभग हम सेम ही लेते हैं। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻12। अब देखो यहाँ पे हमने यूनिट भी लिख दिया है, N-1 मीटर-2 कूलम स्क्वायर। अब जहां तक बात है यूनिट का, तो यूनिट हम निकाल सकते हैं। देखा जाए तो हम जो इसे फॉर्मूला है हमारे पास, क्या फॉर्मूला हमने बताया था, एफ इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तुम चाहो तो पहले के का फॉर्मूला वाला टर्म लिख लो, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम के की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, के हो जाएगा हमारा एफ आर स्क्वायर बाय Q1 Q2। तो यहाँ पे यूनिट जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, न्यूटन, आर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये जो आया है वो के का यूनिट आया, लेकिन जब हम के का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0, यानी के जो है के होता है हमारा 1/4πε0। यहाँ पे देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जो के का यूनिट होगा उसका रेसिप्रोकल होगा एप्सिलॉन नॉट का यूनिट। इसलिए जब एप्सिलॉन नॉट का हम यूनिट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, न्यूटन है तो N-1 लिख देंगे, यहाँ पे मीटर स्क्वायर है तो मीटर-2 लिख देंगे, कूलम पे -2 है तो यहाँ पे कूलम पे स्क्वायर लिख देंगे। इस तरीके से एप्सिलॉन नॉट का यूनिट आ गया। अब उसके बाद आते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी को एप्सिलॉन आर और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम बोलते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी होता है क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ पे एप्सिलॉन जो बता रहा है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, हमने पहले ही आपको बता दिया था, यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ मीडियम को बताता है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। तो यहाँ पे जब हम एप्सिलॉन की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, तो फोर्स इन ए मीडियम क्या हो जाएगा बोलो, 1/4πε0 इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये जो वैल्यू आया है किसका वैल्यू था, एप्सिलॉन का। हमने देखा एप्सिलॉन का फॉर्मूला क्या आया था, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर।
तो ये फॉर्मूला हो गया 1/4πε0 एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे देखा जाए तो फोर्स इन ए मीडियम क्या हो जाएगा बोलो। अब देखो 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये फार्मूला फोर्स इन ए वैक्यूम का था, डिवाइडेड बाय एक एक्स्ट्रा जो टर्म यहाँ पर रह गया है वो कौन सा था, एप्सिलॉन आर। तो वही हमने, तो एफ एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ वैक्यूम बाय एप्सिलॉन आर। यहाँ से हम यदि एप्सिलॉन आर की वैल्यू को निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, एफ वैक्यूम बाय एफ एम। यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं कि जो एप्सिलॉन आर जो होता है रिलेटिव परमिटिविटी, इसका वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर होता है। तो यदि एप्सिलॉन आर की वैल्यू यदि 1 से हमेशा ग्रेटर होगा, यानी एफ वैक्यूम बाय एफ एम जो होगा वो भी ग्रेटर देन 1 होगा, यानी एफ वैक्यूम इज ग्रेटर देन एफ एम। इससे क्या पता चला हमें कि जो फोर्स इन ए वैक्यूम जो होगा ऑलवेज ग्रेटर देन फोर्स इन ए मीडियम, यानी सबसे ज्यादा फोर्स किस में होता है, वैक्यूम में। इसके अलावा कोई भी मीडियम लेंगे तो उसमें जो फोर्स आएगा वैक्यूम से हमेशा कम आएगा। इसके बाद आते हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस will be equals to vector sum of forces due to individual charges। इसका क्या मतलब हुआ, सपोज करते हैं जैसे मान लो कोई टेस्ट चार्ज हमारा यहाँ पे Q0 है। अब इसके ऊपर हम फोर्स निकालेंगे, मान लो यहाँ पे बहुत सारे चार्ज है Q1 Q2 Q3 Q1। इससे जो डिस्टेंस है वो मान लो R1 है, इससे जो डिस्टेंस है वो R3 है, ये Q2 से जो डिस्टेंस है इसको R2 कर लेते हैं, Qn से जो डिस्टेंस है Rn लेते हैं। तो जो फोर्स ऑन Q0 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, फोर्स ऑन Q0 बाई Q1 प्लस फोर्स ऑन Q0 बाई Q2 प्लस फोर्स ऑन Q0 बाई Q3 प्लस बढ़ते बढ़ते फोर्स ऑन Q0 बाई Q1। यानी फोर्स कितना हो जाएगा बोलो, के Q1 Q0 बाय R1 स्क्वायर। यदि मान लो जैसे सारे लाइक चार्जेज हो तो रिपल्सिव हो गए, इसका डायरेक्शन हो जाएगा R10 कैप प्लस के Q2 Q0 बाय R2 के स्क्वायर, और ये हो जाएगा R20 का कैप। हमने सबको लाइक चार्जेज लेट कर लिया है, ये सारे फोर्स जो हो गए रिपल्सिव हो गए, प्लस बढ़ते बढ़ते लास्ट में हो जाएगा के Qn Q0 बाय Rn स्क्वायर इंटू Rn0 का कैप। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। तो इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो ये होता है सिस्टम ऑफ टू अनलाइक चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। तो सिस्टम ऑफ टू अनलाइक चार्जेस मैं बोल रहा हूँ, तो इसका क्या मतलब हुआ, टू अनलाइक चार्जेस बोल रहा हूँ तो इसका मतलब एक पॉजिटिव होगा तो एक निगेटिव होगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड यानी दोनों का वैल्यू क्यू क्यू होगा, और अनलाइक बोला इसलिए एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है, और इनके बीच में जो सेपरेशन हमने लिया है 2a, ये डिस्टेंस जो है वो काफी स्मॉल है। अब आते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम पी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता क्या है, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज ऑफ द डायपोल एंड द सेपरेशन बिटवीन देम। यानी जैसे डायपोल में हमने देखा एक प्लस क्यू और माइनस क्यू है, दोनों में से किसी एक का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, दोनों तो इक्वली मैग्नीट्यूड का है, इनटू सेपरेशन। सेपरेशन हमने कितना देखा था 2a, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा q इंटू 2a। ये पी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को। अब आते हैं इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट होता है कूलम मीटर। ये जो होता है एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होता है, ठीक है। अब आते हैं इसके डायरेक्शन के बारे में। तो डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन हमने बताया -q2 + q होता है। यानी यहाँ पे जैसे हम इलेक्ट्रिक डायपोल देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल ये 2a डिस्टेंस है, डायरेक्शन जो होगा इसका -q से +q की तरफ इसका डायरेक्शन होता है। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड is defined as the force experienced by unit positive charge at that point।
अब जैसे मान लो कोई चार्ज हम Q ले लेते हैं, अब इसके वजह से मैं बोलूं कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है, तो हम कैसे बताएंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, +1 चार्ज को प्लेस करेंगे और देखेंगे +1 चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है। तो जो +1 चार्ज पे जो फोर्स लगेगा, मान लो फोर्स ये लाइक चार्जेज होंगे तो रिपल्सिव होंगे, यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू होगी +1 चार्ज पे, वही इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। यदि मान लो जैसे सिमिलरली जैसे इस पॉइंट पे निकालना है, हम इस पॉइंट पे +1 चार्ज रख के देखेंगे कि इस पे कितना फोर्स लग रहा है। यानी जिस पॉइंट पे भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, उस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, +1 चार्ज को प्लेस करेंगे और वहां पे हम फोर्स की वैल्यू निकालेंगे। जो फोर्स की वैल्यू होगी वही उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। यानी डिफरेंट पॉइंट्स पे देखे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब इससे रिलेटेड जैसे हम फॉर्मूला देख लेते हैं, तो ई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F/Q0, यानी F = Q0 × E। इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं, मान लो जैसे Q चार्ज है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज टेस्ट चार्ज ले लेते हैं Q0। अब इस Q0 चार्ज पे फोर्स कितना लग रहा है, यहाँ पे F फोर्स लग रहा है। Q0 चार्ज पे फोर्स लग रहा है F, Q0 चार्ज पे फोर्स जो लग रहा है वह है F। तो यूनिट चार्ज पे कितना लगेगा, यूनिट चार्ज पे जो फोर्स होगा वो हो जाएगा F/Q0। अब जो यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। इसलिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का F/Q0। यानी फोर्स हमें निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, F = Q0 × E। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब जैसे हमने कोई चार्ज ले लिया है Q और P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। जैसा कि हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिस पॉइंट पे निकालना होता है उस पॉइंट पे हम क्या करते हैं, +1 चार्ज को प्लेस कर देते हैं और देखते हैं कि उस पर कितना फोर्स लग रहा है, वही उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। तो हमने ये रिलेट कर लिया कि हमें r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। इस डेरिवेशन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 1-2 लाइन पहले कंसिडरेशन लिखना पड़ता है। तो क्या कंसिडरेशन लिखते हैं ये देख लो। हमने कंसीडर किया है, कंसीडर अ पॉइंट चार्ज Q present at the point O, we have to find electric field intensity at a point P which is at a distance r from O। तो वो हमने लिख दिया है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है वो फोर्स के इक्वल होगा जो कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लगता है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, K/Q1/Q2/r²। K/Q1 तो हमारा Q है, लेकिन Q2 की वैल्यू यहाँ पे 1 होगा। जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं उस पॉइंट पे +1 चार्ज प्रेजेंट होता है। तो क्या हो जाएगा, KQ × 1/r², यानी फॉर्मूला हो जाएगा KQ/r²। अब उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन का क्या मतलब होता है, लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। जैसे हमने चार्ज लिया है -Q और +Q, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। एक्सियल लाइन यानी लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज की तरफ हमने ले आया है P पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, जो कि इसके सेंटर से यानी सेंटर पॉइंट जो O है उसे कितना डिस्टेंस पे है, तो r डिस्टेंस पे हमने लिया है। ये जो डिस्टेंस लिया है r, और जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो लेंथ हम लेते हैं यानी सेपरेशन जो लेते हैं चार्ज के बीच में वो कितना लेते हैं, तो 2a लेते हैं। यहाँ पर -Q चार्ज प्रेजेंट है, यहाँ पर +Q चार्ज प्रेजेंट है। P पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, इसका मतलब वहां पे हम +1 चार्ज को एज्यूम करेंगे, +1 कूलम के चार्ज को यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं +Q क्या करेगा, +1 को रिपेल करेगा यानी इधर की तरफ। इसका मतलब क्या हुआ, +Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको हमने E1 लिया है, जिसका डायरेक्शन राइट साइड में होगा। क्यों होगा राइट साइड में, क्योंकि +Q पॉजिटिव है और +1 भी हमारा पॉजिटिव है। जैसा कि हम जानते हैं कि लाइक चार्जेस क्या करता है, रिपेल करता है, तो इसलिए यह रिपेल करेगा। अब निगेटिव चार्ज की वजह से हम यदि देखें तो यहाँ पे -Q है, यहाँ पे +1 है, -Q +1 को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी जो E2 का जो डायरेक्शन होगा वो हमारा लेफ्ट की तरफ होगा। अब हम आते हैं सबसे पहले कंसिडरेशन के बारे में। किसी भी डेरिवेशन को करने के लिए कंसिडरेशन जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कंसिडरेशन अच्छे से लिखा होना चाहिए। अब जैसे देखते हैं
क्या लिखा हुआ है, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ चार्ज प्लस माइनस क्यू एंड लेंथ 2a। प्लस माइनस क्यू चार्ज से मिलकर बना हुआ है, उसका लेंथ कितना है 2a है। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट p ऑन द एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन का मतलब क्या बताया था मैंने, लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस which is at a distance r from the center o। यानी सेंटर o जो है उससे कितना डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे। तो जो पहले मैंने एक्सप्लेन किया था उसी को हमें स्टेटमेंट के जरिए लिख के दिखाना है। अब आते हैं, जैसे हमने बताया E1 E2 विद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू एट पी रेस्पेक्टिवली। हमने E1 E2 को लेट कर लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू की वजह से है पी पॉइंट पे। E1 की वैल्यू हम निकालते हैं। E1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो के क्यू बाय डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस यदि हम देखें तो डिस्टेंस हम यहाँ पे देखते हैं, के क्यू बाय, अभी जैसे E1 हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, के क्यू बाय ए पी स्क्वायर। के क्यू बाय आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है। E1 किसकी वजह से था, प्लस क्यू की वजह से। प्लस क्यू की वजह से जो डिस्टेंस है वो कितना है, एपी है। एपी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एपी की वैल्यू मान लो हमें निकालना पड़े तो हम कैसे निकालेंगे, ओपी माइनस ओ ए। ओपी जो कि आर है और माइनस ओ ए हमारा क्या हो जाएगा बोलो, ए के इक्वल होगा, क्योंकि टोटल जो है ए से बी तक का डिस्टेंस 2a है और ओ मिड पॉइंट है, तो ओ से ए का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी जब हमें एपी निकालना होगा कैसे निकालेंगे, ओपी माइनस ओ ए, यानी आर माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम सिमिलरली E2 के बारे में देखते हैं। E2 किसकी वजह से था, माइनस क्यू की वजह से था। तो जब हम के क्यू बाय आर स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे, E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के क्यू बाय बीपी के स्क्वायर। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, माइनस क्यू से पी तक का बीपी हो जाएगा। अब बीपी को हम क्या लिख सकते हैं, ओपी और प्लस ओबी, ओपी और प्लस ओबी, क्योंकि बीपी यहाँ से यहाँ तक पूरा है ना, तो उसको हम क्या लिख सकते, ओपी हमारा क्या था आर और ओबी क्या है ए, यानी आर प्लस ए हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने वही लिख दिया है, E2 की वैल्यू के क्यू बाय बीपी स्क्वायर। और माइनस पी कैप क्यों लिखा मैंने, तो जो पी कैप था वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ था, यानी राइट साइड में था। यानी E2 का जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट साइड में है, यानी पी कैप के अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे माइनस पी कैप हमने लिखा है। अब यहाँ पे देखते हैं, माइनस के क्यू बाय, हमने पहले बता दिया था बीपी को लिख सकते हैं ओपी प्लस ओबी, और ओपी हमारा आर था, ओबी हमारा ए था, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और माइनस को मैंने आगे लिख दिया, यहाँ पे पी कैप लिख दिया। अब हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे एट द पॉइंट पी। जैसा कि हम जानते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, E1 और E2 की वैल्यू को हमने पुट कर दिया है, के क्यू बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर, पी कैप ये E1 का वेक्टर का वैल्यू था, और प्लस E2 वेक्टर, लेकिन E2 वेक्टर में हमें पता था कि नेगेटिव आ गया था, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया है। अब इसमें हमने क्या किया, के क्यू को पहले जो कॉमन आ रहा था कॉमन ले लिया है, क्या आ जाएगा 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर। पी कैप दोनों में था तो उसमें कॉमन लेके मैंने बाहर लिख दिया है। अब देखो के क्यू है, यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे तो पता है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई ही हो जाएगा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जब हम इससे डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे क्या आएगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। तो उसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर माइनस है तो माइनस। अब जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे देखो माइनस साइन भी है, मैंने डायरेक्ट साइन चेंज कर दिया है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर, क्योंकि बाहर माइनस था इसलिए माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे जो माइनस 2ab आ रहा था वो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस होकर के प्लस 2ab हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने 2ar लिख दिया है। अब देखते हैं आर स्क्वायर और यहाँ पे माइनस आर स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर है वो भी कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो, के क्यू और 2ar प्लस 2ar मिलकर हो जाएगा 4ar अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर था तो उसको एज इट इज लिख दिया, पी कैप को भी हमने एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पर देखते हैं के क्यू 4ar था, 4ar को हमने क्या कर दिया 2a इंटू 2r लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आ रहा है 2a इंटू 2r 4ar ही होता है। तो अब तुम सोच रहे होगे कि ऐसा क्यों लिखा मैंने, तो क्यों लिखा, q इंटू 2a का फॉर्मूला क्या होता है बोलो p, इसलिए मैंने
यहाँ पे जानबूझ के इसको अरेंज कर लिया है ताकि मैं q इंटू टू ए की जगह पे p लिख सकूं। अब देखो ई वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, के क्यू इंटू टू ए को हमने पी लिख दिया है, तो पी इंटू टू आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू पी कैप। ये एक्सियल लाइन का फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसमें हम केस लेते हैं कि इफ आर इज ग्रेटर देन ए, यानी आर की वैल्यू जो है वह ए के रेस्पेक्ट में, यानी जो डिस्टेंस हमने टू ए लिया था उसके रेस्पेक्ट में यदि आर की वैल्यू जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वो डिस्टेंस काफी ज्यादा है, तो हम क्या कर सकते हैं, अब जो आर ग्रेटर है तो ए स्क्वायर को हम नेग्लिजिबल ले सकते हैं, यानी उसको हम जीरो ले सकते हैं। क्या फॉर्मूला बनेगा बोलो, ई वेक्टर इक्वल्स टू के इंटू पी इंटू टू आर अपॉन में आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर क्या हो गया था बोलो, जीरो हो गया था, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, के पी इंटू टू आर अपॉन आर पावर 4, यानी एक आर कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब आ जाएगा पी कैप। तो यहाँ पे फॉर्मूला आ गया 2 KP बाय आर क्यूब पी कैप। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हमें लर्न करके रखना है इसको। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि इक्वेटोरियल लाइन होता है क्या है। तो इक्वेटोरियल लाइन होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी यहाँ पे देखें माइनस क्यू और प्लस क्यू है, तो इसका मिड पॉइंट कौन है, वो ये मिड पॉइंट है, वहां पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो बाइसेक्टर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये मिड पॉइंट है और परपेंडिकुलर भी है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट पी है जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, जो कि सेंटर ओ से पी का डिस्टेंस हमारा कितना है बोलो, आर है। ये हमने लिया है, जो ओ से पी का जो डिस्टेंस हमने लिया है वो आर के इक्वल लिया है। तो सबसे पहले कंसिडरेशन क्या क्या लिखना जरूरी है ये भी जानना जरूरी है। देखो, कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ चार्ज प्लस माइनस क्यू, जैसा कि पहले भी हमने बताया था, एंड लेंथ 2a। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट p ऑन द इक्वेटोरियल लाइन व्हिच इज एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम o। ये जो p हमने पॉइंट जो लिया है उसका जो डिस्टेंस है वह कितना है, o से डिस्टेंस उसका कितना है, r डिस्टेंस है। ये जो o से p का डिस्टेंस हमने लिया है, r लिया है। अब देखो यहाँ पे प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हमने E1 लिया है। देखो हमें पता था कि P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, क्या मतलब हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे +1 चार्ज को प्लेस करना है। तो +1 चार्ज को हमने प्लेस कर दिया है। E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है हमने प्लस क्यू की वजह से लिया है, और प्लस क्यू हमें पता है +1 को रिपेल करेगा, तो जो E1 का जो डायरेक्शन है वो ऐसे ऊपर की तरफ होगा। उसी तरीके से अब E2 के बारे में देखते हैं। E2 हमने माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लिया है। अब यहाँ पे माइनस क्यू है, तो माइनस क्यू है तो निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज है तो +1 को क्या करेगा बोलो, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो E2 जो है यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए एरो इधर की तरफ हमने लिया है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी ये जो ट्रायंगल जो बनेगा ये हमेशा कैसा ट्रायंगल बनेगा, आइसोसेल्स ट्रायंगल बनेगा। जब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट लेंगे हमेशा आइसोसेल्स ट्रायंगल बनेगा। आइसोसेल्स ट्रायंगल जब बनेगा ये एंगल और ये एंगल जो होंगे दोनों हमेशा इक्वल होंगे, क्योंकि ये साइड और ये साइड जो होंगे इक्वल होंगे। जैसा कि हम जानते हैं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये साइड और ये साइड इक्वल है, इसलिए इसके एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब देखते हैं, अब देखो ये एंगल हमारा थीटा है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। क्यों होगा बोलो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये जो एंगल होगा इस एंगल के इक्वल होगा। उसी तरीके से यहाँ पे देखो ये एंगल थीटा है, ये एंगल दिख रहा होगा थीटा है, तो ये एंगल भी हमारा क्या होगा, थीटा होगा। अब तुम सोच रहे हो ये कैसे हो गया, तो ये हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल से। ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बोलो, करस्पॉन्डिंग एंगल से, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन जो है पैरेलल है और ये जो है ट्रांसवर्सल है, इसलिए ये एंगल और ये ऊपर वाला जो एंगल है वह इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग एंगल से। अब हम E1 और E2 के कंपोनेंट्स को ब्रेक करके दिखाते हैं। तो जो E1 है, E1 का कंपोनेंट इधर की तरफ देखो, E1 cos थीटा, जैसा कि हम जानते हैं जिधर एंगल उधर क्या होता है बोलो, cos। E1 cos थीटा होता है, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा फिर E1 sin थीटा। उसी तरीके से E2 जो है हमारा देखो इस लाइन पे है E2 हमने लिया है माइनस क्यू की वजह से, E2 इधर है, तो E2 जब इधर है तो E2 का कंपोनेंट E2 cos थीटा इधर होगा, E2 sin थीटा हमने इधर ले लिया है। एक चीज और जानना इसमें जरूरी है, हमने जैसे इस डिस्टेंस को जो लिया था, ये जो डिस्टेंस हमने लिया था वो डिस्टेंस कितना लिया था, इसको R लिया था, ये वाला डिस्टेंस इसको मैंने R लिया था,
और ये जो डिस्टेंस है ये आर था और ये डिस्टेंस हमारा कितना है ए है। तो ये जब डिस्टेंस निकालेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा को क्रम से लगा दिया है। सिमिलरली जब हम इस लाइन का डिस्टेंस निकालेंगे बीपी का, ये भी कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस हमें ध्यान रखना है कि जब क्या होगा इक्वल ही होगा। E1 E2 जैसा कि मैंने बताया कि E1 E2 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू एट द पॉइंट P रेस्पेक्टिवली होता है। तो E1 की जो वैल्यू होगी वह के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो डिस्टेंस हमने AP लिया था, मतलब प्लस क्यू से लेकर जो P पॉइंट तक का था उसका डिस्टेंस, प्लस क्यू को हमने A पॉइंट पे लिया था तो AP स्क्वायर। और जैसा कि हमने बताया था वो डिस्टेंस कितना था के क्यू बाय रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था। फॉर्मूला में तो AP स्क्वायर है तो यानी स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। तो के क्यू बाय, यहाँ पे देख रहे हो स्क्वायर से रूट हट जाएगा और ये आ जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिमिलरली जब हम E2 निकालेंगे माइनस क्यू की वजह से, E2 क्या था याद करो माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे जब हम निकालेंगे तो कितना था के क्यू बाय बीपी स्क्वायर होगा। और जैसा कि हमने देखा था बीपी का जो वैल्यू था अगेन रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था। होल स्क्वायर होने की वजह से क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा तो के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस तरीके से जो E1 और E2 जो है दोनों का वैल्यू सेम हुआ है। क्यों सेम हुआ है, क्योंकि दोनों जगह पे चार्ज भी सेम था और जो P पॉइंट का जो डिस्टेंस था वो भी सेम था, इसलिए E1 और E2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वह भी सेम होगा। तो जो E1 साइन थीटा होगा वह E2 साइन थीटा के इक्वल होगा। मान लो E1 और E2 सेम है तो साइन थीटा से दोनों तरफ जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी उसका वैल्यू क्या रहेगा सेम ही होगा। और ये जो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा है जो है ये क्या था वर्टिकल कंपोनेंट होता है। यहाँ पे ये जो तो है ध्यान से देखो, ये जो E1 साइन थीटा है वो क्या है ऊपर की तरफ है, E2 साइन थीटा क्या है नीचे की तरफ है। तो ये जो दोनों वर्टिकल कंपोनेंट है जो कि क्या है इक्वल एंड अपोजिट। देखो E1 साइन थीटा ऊपर की तरफ है और E2 साइन थीटा क्या है नीचे की तरफ है, यानी ये दोनों जो कंपोनेंट हो गए वह वर्टिकल कंपोनेंट है जो कि इक्वल एंड अपोजिट है, यानी एक दूसरे को क्या कर देगा ये कैंसिल आउट कर देगा। तो यही हमने बताया कि E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट ईच अदर। तो ई नेट जो होगा वह E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा हो जाएगा। अब कहोगे E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा क्यों होगा, तो E1 cos थीटा और जो E2 cos थीटा है वो सेम डायरेक्शन में है इसलिए दोनों ऐड हो जाएगा। और इसके डायरेक्शन की बात कर लेते हैं तो देखो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हम किधर लेते हैं बोलो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, यानी इधर लेते हैं। और E1 cos थीटा और E2 cos थीटा किधर है उसके जस्ट अपोजिट है, यानी जब हम यूनिट वेक्टर यूज करेंगे तो पी कैप तो हमारा माइनस क्यू से प्लस क्यू है और जबकि E1 cos थीटा और E2 cos थीटा जो जस्ट उसके अपोजिट है, यानी यूनिट वेक्टर के लिए हम क्या यूज करेंगे माइनस पी कैप, क्योंकि डायरेक्शन तो अपोजिट है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा माइनस पी कैप, इसलिए हुआ क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। तो और हमें पता है कि E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम है तो हम चाहें तो E2 की जगह पे भी E1 हम लिख सकते हैं। और इस तरीके से क्या हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 के जब हम E1 बोल देंगे तो ये हो जाएगा 2E1 cos थीटा और माइनस पी कैप, क्योंकि E2 को हम E1 लिख सकते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड में दोनों क्या है इक्वल है। तो अब आते हैं 2E1 की वैल्यू हमने जैसे पहले निकाला था के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू हम देख कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी क्या हो जाएगी, चाहे ये ट्रायंगल यूज करो या ये ट्रायंगल यूज करो, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस कितना है यहाँ पे ए, हाइपोटेनस है रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो हमने पुट कर दिया है E1 के वैल्यू के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कॉस थीटा हमने देख लिया ए बाय रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस पी कैप तो है ही, तो यहाँ पे माइनस को मैंने आगे लिख दिया है के क्यू इंटू टू अरेंज कर दिया थोड़ा सा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर देखो यहाँ पे होल पावर 1 है, रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2, मल्टीप्लीकेशन में है तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो पावर ऐड होगा तो कितना होगा, इसका पावर कितना है 1 और इसका पावर रूट का मतलब 1/2, 1 प्लस 1/2 कितना होता है 3/2 होता है, वो पी कैप मैंने लिख दिया है। यहाँ पे देखो माइनस के क्यू इंटू टू ए कितना होता है बताओ, क्यू इंटू टू ए होता है हमारा पी, है ना, पहले भी हम पढ़ चुके हैं क्यू इंटू टू ए हमारा पी होता है, के पी बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2 और ये हो गया हमारा पी कैप जो यूनिट वेक्टर हमने पहले लिया था यही हो गया।
और जब मान लो जैसे आर की वैल्यू ग्रेटर देन ए होगा, तो इस केस में भी जैसे कि हमने उसमें भी किया था, ए स्क्वायर को क्या कर देंगे, 0 से इक्वेट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, अब ई नेट की वैल्यू हो जाएगा कि माइनस के पी बाई ए स्क्वायर को तो हमने 0 ले लिया था, आर स्क्वायर और पावर में 3/2 तो था ही, पी कैप। अब देखो पावर का पावर डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन होता है, तो 2 ये जो है ये 2 और ये 3/2 का 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा माइनस के पी बाय आर क्यूब पी कैप। अब जब हम इसका रेशियो निकाल के देखते हैं ई एक्सियल और इक्वेटोरियल का, याद करो हमने जब आर को ग्रेटर देन ए लिया था, तो एक्सियल लाइन पे जो फॉर्मूला आया था वो कितना आया था, 2 के पी बाय आर क्यूब। और इक्वेटोरियल लाइन पे अभी हमने देखा के पी बाय आर क्यूब। यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं इसलिए माइनस साइन को हमने कंसीडर नहीं किया है, तो यहाँ पे सब कुछ कैंसिल होकर के आ जाएगा 2/1, यानी रेशियो होता है 2:1। यानी इससे क्या पता चला, जो एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वह ट्वाइस होता है इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड के, यदि डिस्टेंस सेम लिया जाए तो। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक डायपोल को ही हमने कंसीडर किया है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है। मान लो जैसे डायपोल यहाँ पे माइनस क्यू प्लस क्यू है, डायपोल का लेंथ हमने कितना लिया है 2a। डायपोल मान लो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिया है और ये इलेक्ट्रिक डायपोल जो है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पे है। अब देखते हैं प्लस क्यू चार्ज पे जो फोर्स होगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट होता है तो फोर्स का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने पहले पढ़ रखा है कि क्या पढ़ रखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वह होता है F/Q, यानी F इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जब प्लस क्यू चार्ज जो है वह इलेक्ट्रिक फील्ड ई में प्रेजेंट है, यानी फोर्स हो जाएगा Q इंटू ई। और पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है, इसलिए यहाँ पे जो क्यू है उसका डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। उसी तरीके से जब माइनस क्यू पे फोर्स निकालेंगे तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, क्यू इंटू ई होगा, लेकिन माइनस क्यू पे जो फोर्स लगता है वह अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन राइट साइड है, यानी माइनस क्यू पे जो फोर्स लगेगा वह लेफ्ट साइड में लगेगा। अब आते हैं सबसे पहले कंसिडरेशन के बारे में। कंसिडरेशन क्या था हमारा, यहाँ पे कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ चार्ज प्लस माइनस क्यू, जो हमने यहाँ पे बताया था वही चीज हमें यहाँ पे लिखना है, प्लस माइनस क्यू एंड लेंथ 2a इज प्रेजेंट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। फोर्स एक्टिंग ऑन प्लस क्यू कितना हो जाएगा, क्यू ई हमने बताया था इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन माइनस क्यू कितना हो जाएगा, क्यू ई इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंस फोर्सेज आर इक्वल इन अपोजिट, हमने देखा जो क्यू ई था प्लस क्यू पे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड था, जबकि माइनस क्यू पे जो फोर्स था क्यू ई अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सिंस फोर्सेज आर इक्वल इन अपोजिट सो नेट फोर्स विल बी 0। कैसे, क्यू ई माइनस क्यू ई लेंगे तो कितना हो जाएगा 0, बट इट इज नॉट कोलिनियर, जो दोनों फोर्स है वो क्या है, कोलिनियर नहीं है। यहाँ पे देखें तो माइनस क्यू यहाँ पे था, प्लस क्यू हमने यहाँ पे लिया था, तो फोर्स प्लस क्यू ई इधर था प्लस क्यू पे, माइनस क्यू पे फोर्स इधर था, ये दोनों फोर्स जो है सो कोलिनियर नहीं है, इसलिए यहाँ पे टॉर्क अप्लाई होगा। अब हम क्या जानते हैं टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे फोर्स कितना है क्यू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हमने लिया है वो कितना लिया है ए बी। क्यों होगा ए बी, अब देखो फोर्स हमारा क्यू ई था, प्लस क्यू पे इधर था, माइनस क्यू पे क्यू इधर था, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या लेंगे, जैसे एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा। यानी ये जो दो पैरेलल लाइंस एक तरह से बोल सकते हैं, इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन है, ए बी। तो टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स हो गया क्यू ई और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा ए बी होगा। अब यह है कि ए बी की वैल्यू निकालेंगे कैसे, उसके लिए हमें ट्रायंगल का यूज करना पड़ेगा। इस ट्रायंगल में देखो ए बी सी में साइन थीटा लगाएंगे, साइन थीटा क्या हो जाएगा ए बी बाई ए सी, ए बी हमें निकालना है और ए सी की वैल्यू कितना होता है बोलो 2a, तो ए बी बाई 2a हो जाएगा। यहाँ पे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम ए बी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू कितना आ गया था ए बी बाई ए सी, ए बी बाई 2a, ए बी की वैल्यू कितना आ गया 2a साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे टॉर्क का हमने देखा था क्यू ई इंटू
परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए बी था, ए बी की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे जो कि 2a साइन थीटा है, और q इंटू 2a को अरेंज करके फिर से हमने लिख लिया है, e को साइड में लिख देंगे इंटू साइन थीटा। q इंटू 2a क्या होता है बोलो, p, इसलिए हमने p लिख दिया, तो p e साइन थीटा। तो टॉर्क का फॉर्मूला हो जाता है p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर। जब हम क्रॉस प्रोडक्ट में लिखेंगे, देखो साइन थीटा आ रहा है तो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, टॉर्क p और e सबके सब वेक्टर में होते हैं, तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट होगा। ध्यान रखना क्या है, यहाँ पे p हमेशा जो आएगा वो पहले आएगा फिर e आएगा। अब इसमें जैसे हमने थीटा की वैल्यू को 0 डिग्री या 180 डिग्री लेंगे तो टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो कैसे पता, यहाँ पे पुट करके देखो, p साइन थीटा, हमें पता है कि साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, तो टॉर्क 0 हो जाएगा। जब हम थीटा की वैल्यू 180 डिग्री पुट कर देंगे तब भी साइन 180 कितना होता है, 0 होता है। इसका मतलब थीटा 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, कहने मतलब थीटा 0 डिग्री मतलब क्या हुआ, माइनस क्यू और प्लस क्यू ये मान लो जैसे है। अब डायपोल मोमेंट हमारा इधर है, प्लस माइनस क्यू से प्लस क्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा मान लो इधर ही है। इस केस में हो गया एंगल 0 डिग्री, क्योंकि डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी मान लो इधर है, तो ये हो गया 0 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को मान लो रिवर्स कर देंगे तो थीटा हो जाएगा 180 डिग्री। तो इस केस में, दोनों ही केस में टॉर्क 0 होगा। टॉर्क 0 होने का मतलब वहां पे कोई रोटेशन उसके अंदर नहीं होगा। अब उसके बाद आते हैं थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट करते हैं, तो साइन 90 कितना होता है बोलो, 1। तो टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम होगा, क्योंकि साइन 90 पे मैक्सिमम वैल्यू होता है साइन का, और टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा फिर, पी साइन 90, साइन 91 यानी पीई हो जाएगा। अब आते हैं जब कोई इलेक्ट्रिक डायपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है। सपोज करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, ई की वैल्यू जो है मान लो इस डायरेक्शन में और इंक्रीज कर रहा है। इस पॉइंट पे जो है Q इंटू E2, मान लो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो प्लस Q चार्ज पे जो फोर्स लगेगा Q इंटू E2, और जैसा कि हम जानते हैं प्लस Q पे चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, इसलिए Q इंटू E2 की जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। माइनस Q पे जो फोर्स होगा Q इंटू E1 होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक डायपोल को जो लिया है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इसमें फोर्स लगेगा, टॉर्क लगेगा, क्या होगा नहीं होगा। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा बोलो, Q इंटू E2 माइनस Q इंटू E1। अब मान लो जैसे E2 की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे देखा हमने क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब E2 की वैल्यू जो होगी वह क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन E1, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो QE2 को जो वैल्यू होगी वह QE1 से ज्यादा होगा, यानी नेट फोर्स कितना हो जाएगा, QE2 माइनस QE1। माइनस क्यों होगा, क्योंकि दोनों फोर्स जो है क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे नेट फोर्स 0 नहीं हुआ है, नेट फोर्स 0 नहीं होगा तो क्या होगा, ट्रांसलेशनल मोशन विल अकर। ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है ये यहाँ पे रुका नहीं रहेगा, वो राइट साइड डायरेक्शन में, राइट साइड में जिधर फोर्स ज्यादा है उस डायरेक्शन में यह इलेक्ट्रिक डायपोल मूव कर जाएगा, यानी ट्रांसलेट कर जाएगा, ऐसे लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर जाएगा। अब फोर्स की यदि हम बात करें तो ये दोनों फोर्स देखो कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब क्या, एक ही लाइन में होना, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, तो दोनों फोर्स क्या है, कोलिनियर है। जब दोनों फोर्स कोलिनियर होता है तो टॉर्क जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो टॉर्क 0 हो गया, टॉर्क 0 होगा तो इसका मतलब कोई भी रोटेशनल मोशन नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है नो रोटेशनल मोशन विल अकर, सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन होगा यदि इलेक्ट्रिक डायपोल जो होगा वह इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। अब उसके बाद आते हैं, यदि मान लो किसी एंगल पे, मान लो इलेक्ट्रिक डायपोल जो है यहाँ पे किसी एंगल पे है, यानी सेम डायरेक्शन में नहीं है, तो फोर्स तो जैसा कि हम जानते हैं प्लस Q चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, Q इंटू E2 हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और माइनस Q पे जो फोर्स होगा QE1 इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे भी नेट फोर्स निकालेंगे तो वही हो जाएगा QE2 माइनस QE1। माइनस क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, और QE2 ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बोला है कि राइट साइड डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है, इसका मतलब QE2 जो है वह ग्रेटर होगा QE1 से, इसलिए नेट फोर्स कितना होगा, QE2 माइनस QE1, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, ट्रांसलेशनल मोशन होगा।
लेकिन इसके अलावा यदि हम देखें दोनों फोर्स कोलिनियर भी नहीं है, एक लाइन में नहीं है, एक यहाँ पे तो एक यहाँ पे, तो दोनों फोर्स कोलिनियर नहीं है। तो इस केस में टॉर्क भी लगेगा, जब टॉर्क लगेगा तो क्या होगा, रोटेशनल मोशन होगा। तो इसके बेस पे हम बोल सकते हैं कि बोथ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन विल अकर। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है। इट इज एन इमेजिनरी फील्ड लाइंस ऑन विच इफ टेंजेंट इज ड्रॉन इट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है एक इमेजिनरी फील्ड लाइंस है, एक्चुअल में नहीं है, इमेजिनरी फील्ड लाइंस है। ये जैसे हमने फील्ड लाइंस मान लो बना दिया। अब किसी भी पॉइंट पे यदि मैं बोलूँ कि किसी भी पॉइंट पे मैं बोलूँ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, तो इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, टेंजेंट का जो डायरेक्शन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा। इस पॉइंट पर चाहिए तो इस पॉइंट पे ऐसे हो जाएगा। जिस पॉइंट पे भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है तो उसके क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के उस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। तो जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वह उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अब उसके बाद आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसमें हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं तो इसको याद रखना है। सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या होता है इसके देखते हैं। इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट निगेटिव चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि मान लो जैसे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे हम एज्यूम करें, यहाँ पे निगेटिव चार्ज एज्यूम करें, ये हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव जाएगी, कभी भी निगेटिव से पॉजिटिव वापस नहीं आएगी। यानी पॉजिटिव से हमेशा स्टार्ट होगा, निगेटिव पे जा करके एंड होगा, कभी भी निगेटिव से पॉजिटिव वापस नहीं आएगा। जब भी जाएगा तो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो पहला प्रॉपर्टी ये था। दूसरा प्रॉपर्टी जो होता है, इट विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जो दो फील्ड लाइंस होती है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, ये इसको जानना जरूरी है। मान लो जैसे फील्ड लाइंस हम ले लेते हैं इस तरीके से, दो फील्ड लाइंस हमने जूम कर लिया तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे है। अब हमने जैसा कि बताया कि टेंजेंट यदि ड्रॉ करेंगे फील्ड लाइंस पे तो वह उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। यानी इस फील्ड लाइंस पे ऊपर वाली पे यदि टेंजेंट ड्रॉ करे तो कैसा होगा, ऐसा होगा। यदि नीचे वाली पे ड्रॉ करे तो कैसा होगा, ऐसा होगा। यानी एक ही पॉइंट पे दो दो डायरेक्शन बन रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, जो कि इम्पॉसिबल है। किसी एक पॉइंट पे जो होता है वह इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वह सिर्फ एक ही हो सकता है। एक पॉइंट पे जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह एक ही डायरेक्शन हो सकता है। इसके बेस पे हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वह कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इसके बाद जो आते हैं थर्ड पॉइंट जो है वो क्या कहता है, इट डज नॉट हैव सडन ब्रेक्स। इसमें कभी भी सडन ब्रेक्स नहीं होगा। तो देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हमने वो बताया सडन ब्रेक्स नहीं होना चाहिए। ब्रेक होने का मतलब यहाँ पे जैसे ब्रेक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है। जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वह ग्रेजुअली डिक्रीज करता है। जैसे मान लो कोई चार्ज यहाँ पे है तो इससे क्या होगा, जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो पता है हमें फॉर्मूला क्या होता है, k⁴/r²। इससे क्या पता चलता है कि जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है आर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी आर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है और डिक्रीज करेगा। और 0 कब होगा, जब आर की वैल्यू इन्फिनिटी कर देंगे। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेजुअली डिक्रीज करता है एंड बिकम 0 एट इन्फिनिटी। तो यदि मान लो जैसे सडन ब्रेक हुआ इसका मतलब यहाँ पे 0 हो गया, जबकि यहाँ पे 0 नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कभी भी नहीं हो सकता है। एक बार 0 हो गया तो उसके बाद कंटिन्यूसली 0 होता है। ये नहीं कि यहाँ पे 0 है यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है। इसलिए हम बोल सकते हैं इसमें कभी सडन ब्रेक्स नहीं होंगे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे मान लो जैसे ये हमने ले लिया। अब जैसे हम दो पॉइंट लेते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हमने दिखाया है, ए पॉइंट ले लेता हूँ और यहाँ पे बी पॉइंट लेता हूँ। ए पॉइंट पे यदि हम देखें तो क्लोजनेस यहाँ पे कम है, जबकि बी पॉइंट पे जो फील्ड लाइंस है उसके बीच में क्लोजनेस ज्यादा है। तो क्लोजनेस यदि ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वहां पे ज्यादा स्ट्रांग होता है। यानी यहाँ पे बी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वह ग्रेटर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, बिकॉज
क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज मोर एट बी देन ए। अब इसका जो अगला प्रॉपर्टीज है क्या कहता है, इट कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्गिट्यूडनली। मतलब देखो इसका कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्गिट्यूडनली का क्या मतलब होता है, जैसे मतलब ये मान लो जैसे पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो हमें पता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव फील्ड लाइन जाती है, तो ये जो फील्ड लाइन जाएगी बिल्कुल फ्लैट होकर के जाएगी, ऐसे ऐसे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ऐसे दूर से आकर के कहीं चला जाए, ये कभी भी नहीं होगा, जब भी होगा फ्लैट जाएगा, यानी लॉन्गिट्यूडनली कॉन्ट्रैक्ट करेगा। लास्ट प्रॉपर्टीज क्या कहता है, इट डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप। जैसा कि हमने बताया था कि यह हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होता है और निगेटिव से क्या होता है, एंड होता है, तो कभी भी वापस निगेटिव से पॉजिटिव नहीं आता है। इसके बेस पे हम बोल सकते हैं यह कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता है। अब आते हैं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करने के लिए आता है, ये पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्कर क्वेश्चन में आते रहते हैं, तो ये ध्यान रखना है। अब जैसे देखो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें दिखाना है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वह रेडियली आउटवर्ड होती है, यानी यहाँ पे सरफेस के जो परपेंडिकुलर होगा और आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ होगा। उसी तरीके से जब हम निगेटिव चार्ज की वजह से देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो रेडियली इनवर्ड होता है। सब बिल्कुल जो है, यदि यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर दें या स्फीयर ड्रॉ कर दें, तो यहाँ पे उसके सेंटर से पास करेगा, सारी फील्ड लाइंस कहाँ से पास करेगी, उसके सेंटर से, यानी रेडियली इनवर्ड बोलेंगे जब निगेटिव होगा। तो पॉजिटिव होगा तो क्या बोलेंगे, रेडियली आउटवर्ड। अब उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से। इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पे प्लस क्यू है, मान लो यहाँ पे माइनस क्यू है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, नेगेटिव पे जाके एंड होगा। तो इस तरीके से दिखा सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये नहीं है कि यहाँ पे ब्रेक है, ये दिखाया गया कि ऐसे करके जा रहा है, बट यहाँ पे ये मत सोचना कि यहाँ पे कोई जो है ब्रेक हो गया है। अब आते हैं उसके बाद फील्ड लाइंस ऑफ टू इक्वल एंड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। अब दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पे चार्ज की वैल्यू सेम है, तो दोनों का जो फील्ड होगा इक्वली स्ट्रांग होगा। इसलिए बिल्कुल एक सेंट्रल पे हम क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ कर दिया डॉटेड लाइन से, क्योंकि दोनों चार्ज की वैल्यू चूंकि सेम है, तो दोनों जो है सेम स्ट्रेंथ का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा यहाँ पे। और दोनों फील्ड लाइंस क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसलिए इस तरीके से दिखाया गया है। ये रिपेल कर रहा है एक दूसरे को, ये इधर से की तरफ, ये इसको रिपेल कर रही है इधर की तरफ, हम दिखा सकते हैं। अब आते हैं फील्ड लाइंस ऑफ टू अनइक्वल एंड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। अब दोनों अनइक्वल मैग्नीट्यूड का, उसमें हमने पहले क्या देखा था, इक्वल मैग्नीट्यूड का था। अब यहाँ पे अनइक्वल मैग्नीट्यूड का है, एज्यूम कर लो कि Q1 जो है Q2 से ग्रेटर है। Q1 जो है चार्ज की वैल्यू ज्यादा है, इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वह ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसलिए देखो सेंटर से थोड़ा आगे की तरफ हमने फील्ड लाइंस लिया है, क्योंकि इसका फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ये अपना फील्ड ज्यादा डिस्टेंस तक बनाएगा। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं, जैसे मान लो एक वीक आदमी है, एक स्ट्रांग है, तो क्या होगा, स्ट्रांग वाला अपना ज्यादा है ना स्ट्रेंथ होगा, तो ज्यादा धकेल के रखेगा उसको। इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसका फील्ड जो होगा ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये दूर तक दिखाएंगे, इसको थोड़ा पास तक दिखा देना है। अब आते हैं उसके बाद फील्ड लाइंस ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज प्लेन कंडक्टर। ये कोई प्लेन कंडक्टर है और पॉजिटिवली चार्ज है। जैसा कि हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होता है, बाहर की तरफ होता है, नॉर्मल टू द सरफेस होता है, तो यहाँ से इधर है ना, दोनों साइड हम इस तरीके से दिखा सकते हैं पॉजिटिवली चार्ज की वजह से। अब उसके बाद आते हैं एरिया वेक्टर क्या होता है। एरिया वेक्टर जो है, इसका जो डायरेक्शन जो लिया जाता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस के हमेशा जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब देखो, जैसे मैंने सरफेस इस तरीके से ले लिया है, इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, ऊपर की तरफ, नॉर्मल टू द सरफेस, और आउटवर्ड डायरेक्शन में लेते हैं, तो एरिया वेक्टर हमने इस तरीके से ले लिया। मान लो जैसे ऐसे वर्टिकल है टाइप, तो इसका एरिया वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस होगा, और हमेशा बाहर की तरफ लेना होता है, तो ये बाहर की तरफ है, ये एरिया वेक्टर हो गया। अब उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए गिवन एरिया हेल्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में कोई एरिया है, यानी कोई सरफेस है, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा इज डिफाइंड एज
द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेज नॉर्मली टू दैट एरिया। मतलब सरफेस के परपेंडिकुलरली डायरेक्शन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगे वो हमारा क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बताएगा। अब जैसे कि हमने देखा ये एक सरफेस हमने ले रखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इधर है, एरिया वेक्टर मान लो, एरिया वेक्टर तो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है तो इधर ही लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को एज्यूम कर रहे हैं किधर है, तो देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है, सरफेस मान लो ऐसे है तो इसका नॉर्मल इधर हो जाएगा, एरिया वेक्टर भी इधर होगा, यानी ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, तो इनके बीच में 180 डिग्री हो जाएगा। अब जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर। ई तो पता ही है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, डेल्टा एस वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर। अब यहाँ पे देखा जाए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है, इसलिए यहाँ पे जो है दोनों के बीच में क्या देख रहे हो, डॉट प्रोडक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का जो है डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए ई डॉट डेल्टा एस है, डॉट प्रोडक्ट में हम जानते हैं कि कॉस थीटा आता है, तो क्या हो जाएगा बोलो, ई डेल्टा एस कॉस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है, तो इसलिए ई डेल्टा एस कॉस थीटा हो जाएगा। अब उसके केस में देख रहे हैं, मान लो जैसे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, मान लो थीटा की वैल्यू यदि जैसे फर्स्ट केस में देख रहे हैं थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई डेल्टा एस कॉस 90। कॉस 90 क्या होता है, 0, तो ये पूरे टर्म को क्या कर देगा, 0। उसी तरीके से मान लो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो हो जाएगा ई डेल्टा एस कॉस 0 डिग्री, यानी ई डेल्टा एस कॉस 0 कितना होता है, 1, तो 1 लिखने का कोई फायदा है नहीं, तो ई डेल्टा एस हो जाएगा। उसी तरीके से थीटा जब हम 180 डिग्री ले लेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई डेल्टा एस कॉस 180। कॉस 180 कितना होता है, -1, इसका जो वैल्यू होता है वो -1 होता है। ई डेल्टा एस इंटू -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस ई डेल्टा एस। ऐसा यूनिट क्या होता है, अब ऐसा यूनिट हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट, तो हम देख रहे हैं कि ई डेल्टा एस कॉस थीटा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का सबसे पहले ऐसा यूनिट लिखना पड़ेगा, तो जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला था वो क्या था, F/Q। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, पता ही है। एफ का क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम, कूलम -1 लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया। और एरिया के लिए यूज करेंगे हम मीटर स्क्वायर, यानी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। या फिर एक और फार्मूला होता है, वैसे आगे पढ़ोगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है V/LV होता है, V जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इसके बारे में आप इसका प्रूफ पढ़ने वाले हो चैप्टर 2 में। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर, इनटू एरिया का कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हो गया वोल्ट मीटर -1, और एरिया का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा वोल्ट मीटर, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है वोल्ट मीटर। आगे होगा समझ में अच्छे से। तो गॉस लॉ होता है क्या है, इट स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड इन द क्लोज सरफेस। मान लो जैसे कोई चार्ज है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर मान लो चार्ज Q है, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इससे होकर के वो हो जाएगा 1/ε0 टाइम्स चार्ज, यानी Q/ε0। ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वह 1/ε0 टाइम्स चार्ज के इक्वल होगा। जैसे मान लो यदि मैं बोलूँ यहाँ पे 2 कूलम है, यहाँ पे मान लो -3 कूलम है, तो कोई बोले कि ठीक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स बता दो, तो 2 - 3 कितना हो जाएगा, -1/ε0 की वैल्यू हमें पता है 8.85 × 10⁻⁻12। इस तरीके से हम पुट करके निकाल सकते हैं। तो हम देख लेंगे कि वहाँ पर नेट चार्ज कितना है, तो नेट चार्ज निकल जाएगा, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, चार्ज/ε0, तो इससे हम निकाल सकते हैं। तो इसलिए मैथमेटिकली यहाँ पे लिखा गया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इक्वल्स टू चार्ज/ε0। हमने पढ़ा था ई डेल्टा एस कॉस थीटा, लेकिन जब हम वेरिएबल करके होगा
उस केस में इंटीग्रेशन मेथड से हम निकालते हैं। तो ई डॉट डी एस, यहाँ पे ये जो साइन जो है इंटीग्रेशन का ही है। यहाँ पे सर्कल जो है ये सिर्फ यहाँ पे सर्कल क्या चीज बता रहा है, यह क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल है। गॉस लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर क्लोज सरफेस। यहाँ पे सर्कल क्लोज सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। अब आते हैं प्रूफ ऑफ गॉस लॉ के बारे में। तो देखो, कंसीडर अ पॉइंट चार्ज क्यू लाइंग एट द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, इसके सेंटर पे जो है क्यू चार्ज प्रेजेंट हमने लिया है ऑफ रेडियस आर। गॉसियन सरफेस जो हमने लिया है स्फेयर, उसका रेडियस कितना लिया है हमने, आर लिया है। एज वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज ऑन इट्स सरफेस इज, हम जानते हैं ये पॉइंट चार्ज क्यू है और आर डिस्टेंस पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, के क्यू बाय आर स्क्वायर। हमने पहले पढ़ रखा है, के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है। तो अब फ्लक्स थ्रू डीएस, अब ये जो डीएस एरिया जो हमने लिया है एलिमेंट्री पार्ट, पहले हम एलिमेंट्री पार्ट से देखेंगे कि कितना फ्लक्स पास कर रहा है। तो डी फाई टू कितना होगा, ई डॉट डी एस, ई डी एस कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है। अब यहाँ पे हमने जो जूम किया पॉजिटिव चार्ज जूम किया है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस लेते हैं, वो भी बाहर की तरफ, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में है। उनके बीच का जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ई डी एस कॉस 0 डिग्री। तो डी फाई टू ई डी एस कॉस 0 की वैल्यू कितना होता है 1, इसलिए ई डी एस हो गया। अब इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स कर दिया। अब पूरे सरफेस की वजह से फ्लक्स निकाल रहे थे, इसलिए डी फाई 0 से फाई लिख दिया, ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, एस लिख दिया उसके सरफेस एरिया को। तो फाई का डी फाई का इंटीग्रेशन तो पता है फाई होगा, लिमिट फाई 0 से फाई है तो फाई माइनस 0 भी लिखेंगे तो भी फाई हो जाएगा। ई डी एस का इंटीग्रेशन हो गया एस। और ई का वैल्यू हमने कितना निकाला था, के क्यू बाय आर स्क्वायर पता था पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है इंटू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया की जो वैल्यू होती है वो कितनी हो जाएगी, 4 पाई आर स्क्वायर। स्फेयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है, इसलिए मैंने 4 पाई आर स्क्वायर लिखा। के की वैल्यू हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, और देखो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया है। इस तरीके से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वह क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, और गॉस लॉ का प्रूफ इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब आते हैं डिडक्शन ऑफ कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम के हेल्प से हम कूलॉम्स लॉ को डिराइव करने वाले हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये आ चुका है बोर्ड में भी। तो देखते हैं, कंसिडर एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज क्यू लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ गॉसियन स्फीयर ऑफ रेडियस आर। जैसे कि पहले हमने भी किया था लेट, वही हमने किया है। अब इस बार देखो ई की वैल्यू को हम पुट नहीं करेंगे, ई की वैल्यू को हम डिराइव करने वाले हैं कि ये जो क्यू चार्ज है तो ये गॉसियन सरफेस है, गॉसियन स्फीयर हमने लिया है, इसके वजह से आर डिस्टेंस पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करने वाले हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गॉस थ्योरम को अप्लाई करने वाले हैं। इस बार जो है गॉस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस इक्वल्स टू हमें पता है कि चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। देखो तो क्या हो जाएगा, ई डी एस हमेशा हमने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में ही था, ठीक है। नॉर्मल टू द सरफेस लेते हैं, चार्ज हमारा है तो उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ होता है नॉर्मल टू द सरफेस, यानी उनके बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री। ई डी एस कॉस 0 डिग्री इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ई बाहर हो जाएगा, डी एस का इंटीग्रेशन हो जाएगा एस, तो यहाँ पे ई इंटू एस इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ई की वैल्यू हो जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू एस। एस यहाँ पे सरफेस एरिया होता है, और क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट सरफेस एरिया स्फीयर का कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं क्यू बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे सरफेस पे हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया कि कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। अब हम लेते हैं कोई मान लो जैसे टेस्ट चार्ज है, कोई टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट जो कि प्रेजेंट है नियर द सरफेस, देन फोर्स एक्टिंग ऑन इट, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, फोर्स हो जाता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी क्यू नॉट इंटू ई। ये हम एज्यूम कर रहे हैं जो क्यू नॉट चार्ज है और जो गॉसियन सरफेस लिया था उसके सरफेस पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी क्यू नॉट इंटू ई। तो क्यू नॉट इंटू ई की वैल्यू हमने निकाल लिया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। तो उसको पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा बोलो
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम चाहें तो के लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा के क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। और यही तो फॉर्मूला होता है फोर्स का, आपको कूलम्ब्स लॉ में पता होगा, के क्यू1 क्यू2 बाय आर स्क्वायर लेते हैं। यहाँ पर क्यू और क्यू नॉट हमने लिया था, इसलिए फॉर्मूला हो गया के क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, व्हिच इज द फॉर्मूला फॉर कूलम्ब्स लॉ, हेंस प्रूव्ड। अब उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। ये स्ट्रेट चार्ज वायर है, ये जो दिख रहा है बीच में सेंटर पे, सिलेंडर के सेंटर पे, ये कोई चार्ज वायर है। यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज लिया है, इनफाइनाइटली है, ये नहीं कि इतना ही लेंथ है, ये जो है इनफाइनाइट है, दोनों साइड से क्या है, इनफाइनाइट लेंथ का है। लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा लिया गया है। लीनियर चार्ज डेंसिटी पूछोगे क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी मीन्स चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी चार्ज क्यू है, लेंथ मान लो एल है, तो लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा का फॉर्मूला हो जाएगा क्यू बाय एल। तो अब इसके वजह से मुझे जो है तो आर डिस्टेंस पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो ये लाइन चार्ज है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, इसके वजह से आर डिस्टेंस पे यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता करना है। तो जितने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है उतने ही रेडियस का हम क्या करेंगे, गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस यहाँ पे लेंगे। देखो ये जो लाइन चार्ज है लीनियर शेप में है, इस तरीके से हम गॉसियन सरफेस को इमेजिन करते हैं कि ये चार्ज उसके कहाँ पे हो, सेंटर पे हो। तो यहाँ पे चूंकि लीनियर है तो इसको सेंटर पे लाने के लिए हमें क्या, जो गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा वो कैसा लेना पड़ेगा, सिलिंड्रिकल शेप में लेना पड़ेगा। यहाँ पे हम स्फेरिकल गॉसियन सरफेस नहीं लेंगे। तो यहाँ पे हमने आर डिस्टेंस पे, हमने आर रेडियस का गॉसियन सरफेस लिया है, क्यों, क्योंकि आर डिस्टेंस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था। तो अब देखते हैं यहाँ पे, देखो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर की तरफ ही होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ। ये सर्कुलर फेस में देखो एरिया वेक्टर हम किधर लेते थे, सर परपेंडिकुलर टू द सरफेस आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो सरफेस तो ये है, इसका परपेंडिकुलर किधर बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा, यानी एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो एंगल बन गया इसमें 90 डिग्री। अब उसी तरीके से यहाँ पे कर्व सरफेस के लिए देखते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर पॉजिटिव चार्ज है, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ होगा, इसमें एंगल देखें तो 0 डिग्री बनेगा क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। उसी तरीके से यहाँ पे जो सर्कुलर शेप है, यहाँ पे सर्कल की वजह से देखें तो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ परपेंडिकुलर टू द सरफेस लेते हैं, इसलिए यहाँ पे नीचे हो जाएगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा इधर ही है बाहर की तरफ। तो यहाँ पे एंगल फिर से क्या कितना हो गया, 90 डिग्री। तो सर्कुलर फेस में देखें तो एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, जबकि कर्व सरफेस की वजह से जो एंगल बन रहा है यहाँ पे 0 डिग्री है। तो अब सबसे पहले तो कंसिडरेशन लिखना पड़ता है, कोई भी डेरिवेशन करना होगा तो कंसिडरेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। कंसिडरेशन में क्या क्या लिखना है ये देख लो, कंसिडर अ लाइन चार्ज हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो जो भी हमने डायग्राम में बताया वही हमें कंसिडरेशन में भी लिखना होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा एंड इनफाइनाइट लेंथ, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस आर। अब उसके बाद हमने लिखा है कंसीडर ए गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस, हमने बताया था जितने डिस्टेंस पे लेना होता है उतने रेडियस का गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस हमें लेना पड़ता है। कंसीडर ए गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर एंड लेंथ एल। तो हमने जो लेंथ लिया है गॉसियन सरफेस का वो एल है, वैसे जो लाइन चार्ज है उसका जो लेंथ है वो क्या है, इनफाइनाइट है। अब हम करेंगे अप्लाई गॉस थ्योरम। जब गॉस थ्योरम अप्लाई करो, फाइव इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, सबका हम अलग अलग लेंगे। देखो अब यहाँ पे कर्व सरफेस है, ई डॉट डी एस कर्व सरफेस की वजह से लगा दिया, प्लस ट्वाइस ऑफ ई डॉट डी एस सर्कल वाला, सर्कल वाले से मतलब है ऊपर और नीचे वाले की वजह से, है ना। दोनों में एक ही जैसा सिचुएशन था, दोनों में हमने देखा था सर्कल में कितना एंगल बनना था, 90 डिग्री। तो दोनों में एक ही जैसा सिचुएशन था, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ कंबाइन करके 2 टाइम्स लिख दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। तो टोटल फ्लक्स ये हो जाएगा कर्व सरफेस की वजह से प्लस ट्वाइस ऑफ सर्कल की वजह से। टोटल फ्लक्स क्या होता है बोलो, चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, तो उसको हमने लिख दिया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ई डी एस कर्व सरफेस की वजह से एंगल, कर्व सरफेस में हमने एंगल देखा था कितना बन रहा था, तो कर्व सरफेस की वजह से एंगल देखो हमने बताया था, यहाँ पे कर्व सरफेस दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसके लिए एंगल 0 डिग्री लेंगे। लेकिन सर्कल वाले में, दोनों ही सर्कल वाले में एंगल की जो वैल्यू लेंगे वो कितना लेंगे, 90 डिग्री लेंगे। तो यहाँ पे 90 डिग्री देखो हमने ले लिया, कर्व सरफेस में 0 डिग्री जबकि सर्कल वाले में 90 डिग्री।
इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। क्यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे, लैम्डा हमने बताया था क्यू बाई एल होता है, तो क्यू की वैल्यू कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल, तो लैम्डा इंटू एल बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे ई तो बाहर निकल जाएगा, ds का इंटीग्रेशन cos 0 तो 1 ही होता है, हट जाएगा कर्व सरफेस। cos 90 कितना होता है, 0। इसका मतलब ये जो पूरा टर्म है वो 0 हो जाएगा। तो सर्कल के वजह से कुछ नहीं होने वाला है फ्लक्स, तो यहाँ पे जो भी होगा कर्व सरफेस की वजह से होगा। ई तो बाहर निकल गया, ds इक्वल टू लैम्डा इंटू एल बाई एप्सिलॉन नॉट, ई इंटू, अब ds का इंटीग्रेशन तो s होगा, लेकिन हमें पता है s किसका लेना है, कर्व सरफेस का लेना है। तो कर्व सरफेस का सरफेस एरिया कितना होता है, सिलेंडर है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr(h), h की वैल्यू कितना है l, तो 2πr(l), तो ये हो जाएगा इक्वल टू लैम्डा इंटू एल बाई एप्सिलॉन नॉट, ई इक्वल टू कितना, लैम्डा इंटू एल बाय 2πr(l) एप्सिलॉन नॉट। तो l से l कैंसिल हो जाएगा, तो ई का फॉर्मूला आ जाएगा लैम्डा बाय 2π एप्सिलॉन नॉट r। हम चाहे तो यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्यों, 4π एप्सिलॉन नॉट बना के उसको हम k लिख सकते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे यदि मैं 2 से, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हो जाएगा 2, और ये 4π एप्सिलॉन नॉट के बदले में k लिख सकते हैं बाय लैम्डा, तो लैम्डा बाय r। इस तरीके से 2k लैम्डा बाय r, मतलब 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही फॉर्मूला हमारा बन जाएगा, क्योंकि k होता है 1/4π एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। ये थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट है, तो इसके वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना है। कितने डिस्टेंस पे पता करना है, r डिस्टेंस पे पता करना है। तो हमें जो ये जो देखा जाए, ये गॉसियन सरफेस जो हमने लिया है सिलिंड्रिकल सरफेस में, तो सिलिंड्रिकल शेप में, वो कितने लेंथ का लेना है, 2r लेंथ का। जब हमें r डिस्टेंस पे निकालना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस जो हमने लिया है वो 2r लेंथ का लेना है। अब देखो इसमें ये पॉजिटिव चार्ज हमने जूम किया है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, यहाँ इसके जो राइट साइड होगा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ इधर की तरफ होगा। ठीक है, अब आते हैं, पहले हम कर्व सरफेस की वजह से देखते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे बाहर की तरफ है, लेकिन एरिया वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस बाहर की तरफ लेते हैं, यानी बाहर की तरफ यानी ऊपर की तरफ हो जाएगा, यहाँ पे एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। इस तरीके से कोई बोले मैं तो यहाँ पे देखूंगा, इसके लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर की तरफ, एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ, फिर से एंगल हो गया 90 डिग्री। अब आते हैं सर्कल वाले सरफेस के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा राइट साइड है, एरिया वेक्टर भी हमारा राइट साइड है, एंगल बन जाएगा 0 डिग्री। ये फिर से हम इस सर्कल के बारे में देखते हैं, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, लेफ्ट साइड है, एरिया वेक्टर भी लेफ्ट साइड में है, तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। अब पहले कंसिडरेशन बता देते हैं, कंसिडर यूनिफॉर्मली चार्ज थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। देखो यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी नहीं ले सकते हैं, यहाँ पे सरफेस बनना है, तो सरफेस है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हम यूज करेंगे। यहाँ पर थिकनेस जो है नेग्लिजिबल लिया गया है। ठीक है, उसमें जो पहले जो हमने पढ़ा था लाइन चार्ज, उसमें सिर्फ लेंथ था, इसलिए वहां पे लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूज किया गया था। यहाँ पे सरफेस एरिया है, थिकनेस नहीं है यानी वॉल्यूम नहीं है, तो इसलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी लेंगे। यदि कोई ऑब्जेक्ट यदि दूसरा होगा जिसमें वॉल्यूम होता है और चार्ज उसके इनसाइड में भी होगा, तो वहां पे हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। तो देखना होता है कि बॉडी किस शेप में है, चार्ज कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे कौन सा चार्ज डेंसिटी लेना है। यहाँ पे सरफेस बनना है, इसलिए यहाँ पे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी ले रहे हैं। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस r, r डिस्टेंस पे, यानी सरफेस से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हमें पता करना है। इसके लिए हमने क्या करना होता है, कंसीडर ए गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस ऑफ लेंथ 2r। हमने बताया था यदि r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो 2r लेंथ का हमें गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस लेंगे, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मैंने क्या लिया है, s। यहाँ पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसको मैंने यहाँ पे सब जगह सेम ही होगा, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मैंने कितना लिया है, s लिया हुआ है। ठीक है, अब हम अप्लाई करेंगे गॉस थ्योरम, फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds
कर्व सरफेस की वजह से प्लस ट्वाइस ऑफ ई डॉट डी एस, सर्कल की वजह से इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो इस बार क्या हुआ, ई डी एस कॉस 90 डिग्री, कर्व सरफेस में एंगल 90 डिग्री बना था, जबकि हमने लाइन चार्ज किया था तो उसमें कर्व सरफेस में एंगल कितना बना था, 0 डिग्री, जबकि इसमें बना 90 डिग्री। फिर सर्कल वाले में 2 टाइम्स ले लिया हमने, दोनों सर्कल में एक ही जैसा सिचुएशन है, दोनों में एंगल 0 डिग्री बन रहा था, इस बार वहां पे 90 डिग्री बन रहा था, तो ट्वाइस ऑफ ई डॉट डी एस कॉस 0 डिग्री सर्कल वाले में इक्वल टू चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज की वैल्यू कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्यों होगा, क्योंकि सिग्मा जो होता है वो क्या होता है, चार्ज बाय एरिया, एरिया मान लो एस है तो सिग्मा इक्वल टू क्यू बाय एस, तो क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू एस, तो इसलिए हमने क्यू को सिग्मा इंटू एस लिखा है, बाय एप्सिलॉन नॉट है तो बाय एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। यहाँ पे cos 90 जैसा कि हम जानते हैं कि cos 90 कितना होता है, 0, तो कर्व सरफेस की वजह से कोई फ्लक्स नहीं होगा, ट्वाइस ऑफ ई बार हो जाएगा डी एस इक्वल टू सिग्मा इंटू एस बाय एप्सिलॉन नॉट। अब सर्कल का हमने एरिया क्रॉस सेक्शन कितना बोला था, एस बोला था, तो 2e इंटू एस इक्वल टू सिग्मा इंटू एस बाय एप्सिलॉन नॉट। ई की वैल्यू निकाल लेंगे, 2s को नीचे भेज करके एस एस कैंसिल हो जाएगा, और इस तरीके से फॉर्मूला आ गया ई इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 पैरेलल प्लेट्स व्हिच आर यूनिफॉर्मली चार्ज। अब मान लो जैसे 2 प्लेट्स हमने ले लिया है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 और सिग्मा 2 हमने लिया हुआ है, दोनों को पॉजिटिवली चार्ज हमने एज्यूम किया हुआ है। अब इसके वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखना है, तो मैंने देखो आर कैप हमने यूनिट वेक्टर को ले लिया है जो कि लेफ्ट टू राइट है। अब यहाँ पे जैसे हमें फर्स्ट रीजन, सेकेंड रीजन, थर्ड रीजन, तीनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड करेंगे, जैसे मान लो फर्स्ट रीजन में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो फर्स्ट रीजन में फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, वहां पे हम +1 चार्ज को एज्यूम करेंगे, जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है वहां पे हम +1 चार्ज को एज्यूम करते हैं। तो +1 चार्ज जब हम लेंगे तो देखो ये पॉजिटिव है तो +1 को क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी लेफ्ट साइड होगा। ये भी पॉजिटिव प्लेट है, इसके वजह से भी +1 पे फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ लगेगा, तो दोनों पे जो फोर्स है वह सेम डायरेक्शन में लगेगा, यानी दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह सेम डायरेक्शन में है। देखो आर कैप मैंने राइट साइड को लिया है, तो ये दोनों तो लेफ्ट साइड में है, यानी दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर कैप के अपोजिट है, यानी यूनिट वेक्टर के तौर पे हम -r कैप लेंगे, क्योंकि आर कैप हमारा राइट साइड है और इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे दोनों जो है वह लेफ्ट साइड है। ये फर्स्ट रीजन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट रीजन है, फर्स्ट रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह इस प्लेट की वजह से कितना होगा, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन प्लेन शीट की वजह से कितना था, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे सिग्मा 1 है, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और लेफ्ट साइड है तो इसलिए -r कैप, प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, इसके ये भी लेफ्ट साइड में है तो -r कैप, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो इस तरीके से सिग्मा 1 + सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट r कैप आ जाएगा। अब आते हैं सेकेंड रीजन में, सेकेंड रीजन में देखने के लिए अब यहाँ पे सेकेंड रीजन यानी बिटवीन द प्लेट्स, यहाँ पे हम +1 चार्ज को एज्यूम करते हैं, पॉजिटिव प्लेट है, +1 को क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी फर्स्ट प्लेट की वजह से राइट साइड डायरेक्शन में है। जो सेकेंड प्लेट है ये भी पॉजिटिव है, ये +1 को क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी लेफ्ट साइड में फोर्स लगाएगा, यानी सेकेंड प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लेफ्ट साइड में है, फर्स्ट प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो राइट साइड में है। तो राइट साइड है तो r कैप लेना है, लेफ्ट साइड है तो -r कैप लेना है, यानी यहाँ पे जो सेकेंड रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट r कैप होगा फर्स्ट प्लेट की वजह से, प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट -r कैप, क्योंकि जो सेकेंड प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वह लेफ्ट साइड में आया था, तो लेफ्ट साइड होगा तो -r कैप लेना है, क्योंकि r कैप मैंने राइट साइड को लिया हुआ है। इस तरीके से आ जाएगा सिग्मा 1 - सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। उसी तरीके से हम थर्ड रीजन में भी कैलकुलेट करेंगे, तो देखो यहाँ पे +1 चार्ज को एज्यूम करें थर्ड रीजन में, तो जो पॉजिटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव फर्स्ट प्लेट की बात कर रहा हूँ, ये +1 को क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी राइट साइड में होगा। ये भी पॉजिटिव प्लेट है, ये भी +1 को रिपेल ही करेगा, यानी दोनों की वजह से राइट साइड डायरेक्शन में होगा। यानी जो थर्ड रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो कितना हो जाएगा, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट r कैप हो गया क्योंकि राइट साइड में था, प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट r कैप, दोनों की वजह से राइट साइड था इसलिए r कैप ले लिया। और इस तरीके से हम तीनों रीजन में
इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो हम सेकेंड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में यही होता है, दो प्लेट्स होते हैं उसमें, और एक पॉजिटिवली चार्ज होता है, एक निगेटिवली चार्ज होते हैं। दोनों पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है वह सेम होता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव प्लेट है, ये हमने निगेटिव प्लेट लिया है। अब इसके वजह से हम तीनों रीजन में, यानी फर्स्ट रीजन, सेकेंड रीजन और थर्ड रीजन, तीनों रीजन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करने वाले हैं। आर कैप फिर से मैंने राइट साइड को ले लिया है। अब देखते हैं, यहाँ पे ये पॉजिटिव प्लेट है, +1 को क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी लेफ्ट साइड में होगा। ये जो निगेटिव प्लेट है वह +1 को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी वजह से राइट साइड होगा। यानी जब फर्स्ट रीजन में निकालेंगे तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट पहले प्लेट की वजह से, और ये चूंकि पहले वाले की वजह से कितना है, लेफ्ट साइड में है, तो क्या लेंगे हम, ये -r कैप लेंगे। लेकिन जब हम सेकेंड प्लेट की बात करें तो ये राइट साइड में है, इसलिए हमने +r कैप लिया है। यहाँ पे माइनस सिग्मा यूज नहीं करना है, हम डायरेक्शन के लिए ऑलरेडी हम प्लस और माइनस साइन कंसीडर कर रहे हैं, आर कैप और -r कैप, इसलिए हमें ये सिग्मा का जो माइनस सिग्मा है वो साइन को कंसीडर नहीं करना है। तो इस तरीके से देखो, यहाँ पे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ये +r कैप है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 0। अब आते हैं सेकेंड रीजन में। सेकेंड रीजन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे +1 चार्ज को एज्यूम करो, ये जो पॉजिटिव प्लेट है +1 को क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी राइट साइड होगा। नेगेटिव वाला क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी वजह से भी राइट साइड होगा। तो जब सेकेंड रीजन में निकालेंगे तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप, क्योंकि आर कैप मैंने राइट साइड को लिया है, तो दोनों में आर कैप आने वाला है। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। देखो यहाँ पे भी माइनस सिग्मा मैंने कंसीडर नहीं किया है। आर कैप क्यों लिया, क्योंकि दोनों की वजह से राइट साइड है, आर कैप मैंने राइट साइड को लिया है, इसलिए दोनों में आर कैप हो जाएगा। और ये दोनों देखो ऐड हो जाएगा, तो 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 कैंसिल होकर कट जाएगा, और ये आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आर कैप। अब उसी तरीके से थर्ड रीजन में निकालते हैं। थर्ड रीजन में देखते हैं, अब देखो +1 चार्ज ले लिया, पॉजिटिव प्लेट क्या करेगा बोलो, इस +1 को रिपेल करेगा, नेगेटिव प्लेट क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो डायरेक्शन अपोजिट हो गया। तो पहले वाले की वजह से राइट साइड है, इसलिए आर कैप लगाएंगे, दूसरे वाले प्लेट की वजह से लेफ्ट साइड है, इसलिए क्या लगेगा, -r कैप, यानी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट -r कैप, जो कि आंसर हो जाएगा 0। इससे क्या पता चला कि आउटसाइड द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, whereas between the plates electric field is sigma by epsilon naught and its direction is from positive to negative plate। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। तो इसमें हम देखते हैं, कंसीडर ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r एंड चार्ज q। कोई स्फेरिकल सेल हमने ले लिया जिसके चार्ज कितना है, q है, रेडियस कितना है, r है। हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r। स्मॉल r लिया है, जबकि कैपिटल R मैंने क्या लिया है, स्फेरिकल सेल का जो लिया है वो रेडियस लिया है, जबकि स्मॉल r जो है जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है उसका डिस्टेंस है। अब ध्यान रखना है कि गॉसियन सरफेस जो हम लेते हैं, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है उतने ही रेडियस का हम गॉसियन सरफेस लेंगे। यहाँ पे ओरिजिनल रेडियस से कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है उतने रेडियस का गॉसियन सरफेस लेंगे। तो यहाँ पे मान लो जैसे हमें स्मॉल r डिस्टेंस पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसलिए हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस जो लेंगे जिसका रेडियस क्या होगा, स्मॉल r होगा। तो हमने कंसीडर ए गॉसियन स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r। तो ठीक है, अब केस 1 लेते हैं। यहाँ पे r ग्रेटर देन r, स्मॉल r ग्रेटर देन r है, यानी ऑड साइड वाला केस है ये। तो गॉस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई गॉस थ्योरम, पाई का टू ई डॉट डी एच टू चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, जैसा कि हम जानते हैं गॉस थ्योरम से। यहाँ पे ये देखो, ये ओरिजिनल रेडियस तो स्मॉल r था, हमें स्मॉल r है ना, कैपिटल R ओरिजिनल रेडियस है, स्मॉल r जो है सो जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये पूरा बड़े वाले स्फीयर का जो रेडियस है वो कितना है, स्मॉल r है, ये वाला, तो ये पूरा, ये बोलो, ये जो है स्मॉल r है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ई डी एस cos 0 डिग्री हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर, एरिया वेक्टर भी बाहर, तो एंगल हो गया 0 डिग्री। पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होता है पॉजिटिव चार्ज की वजह से, हमने बताया था पॉजिटिव चार्ज की वजह से बाहर की तरफ लेते हैं रेडियली आउटवर्ड,
एरिया वेक्टर हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस लेते हैं, वो भी आउटवर्ड डायरेक्शन में। इस तरीके से एंगल हो गया 0 डिग्री, ई डी एस कॉस 0 डिग्री इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ई बार हो जाएगा डी एस कॉस 0 तो 1 ही होता है, इक्वल टू कितना हो जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ई इंटू एस इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ध्यान क्या रखना है, एरिया इज ऑलवेज टेकन ऑफ गॉसियन सरफेस। ये जो हम डीएस का जो एस लिख रहे हैं, एरिया किसका लेंगे, गॉसियन स्फीयर का। यहाँ पे गॉसियन स्फीयर है तो मतलब गॉसियन सरफेस का जो भी होगा उसी का हम एरिया लेते हैं। तो यहाँ पे ई एस इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन नॉट, ई इंटू एरिया, एरिया स्फीयर है तो 4 पाई आर स्क्वायर लेंगे, और ये गॉसियन सरफेस का लेना है यानी स्मॉल आर वाला लेना है रेडियस, तो इसलिए मैंने 4 पाई आर स्क्वायर लिया है। इसके अलावा जो चार्ज लेते हैं वो भी गॉसियन स्फीयर के अंदर। अब देखो यहाँ पे ये जो गॉसियन स्फीयर है वो बड़ा वाला है और ओरिजिनल स्फीयर जो है वो छोटा वाला है। चार्ज तो वैसे स्फीयर ओरिजिनल जो स्फीयर है उसी के ऊपर है, लेकिन जो गॉसियन स्फीयर है उसके अंदर ही ये स्फीयर लाई कर रहा है, यानी गॉसियन स्फीयर के अंदर जो चार्ज होगा वो उतना ही होगा जितना ओरिजिनल स्फीयर के ऊपर लाई करेगा, इसलिए चार्ज की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ है। लेकिन एक्चुअल में जब हम चार्ज लेते हैं तो हम गॉसियन स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है वही लेते हैं। तो यहाँ पे ई कस्ट हो जाएगा क्यू बाय 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। यानी और साइड में ध्यान से देखें तो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो डिक्रीज करेगा। जस्ट लाइक पॉइंट चार्ज की तरह ही फॉर्मूला बन रहा है। यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के बोल सकते थे तो के क्यू बाय आर स्क्वायर फॉर्मूला हो सकता था। यानी और साइड वाले पॉइंट पे आर की वैल्यू को हम बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब आते हैं केस 2, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, यानी सरफेस पे ले रहे हैं। तो देखो उस केस में गॉसियन स्फीयर और ओरिजिनल स्फीयर दोनों एक ही हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा की तरह इधर ही रहेगा और नॉर्मली आउटवर्ड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की तरफ लेते हैं तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। यहाँ पे फिर से हम गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे, फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ई डी एस और 0 डिग्री इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ई तो बाहर निकल जाएगा, डी एस इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये जो गॉसियन स्फीयर है वो भी अब इसी पे आ गया, तो चार्ज की वैल्यू फिर से कितना रहेगा, जितना ओरिजिनल स्फीयर के ऊपर है उतना ही रहेगा, क्योंकि दोनों एक ही स्फीयर है। वैसे तो हम गॉसियन स्फीयर के ऊपर चार्ज लेते हैं, लेकिन दोनों चूंकि एक ही रेडियस का बन रहा है तो चार्ज की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। ई इंटू एस, अब गॉस देखो गॉसियन स्फीयर का एरिया लेते हैं लेकिन स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर बन चुका है, इसलिए सरफेस एरिया में 4 पाई आर स्क्वायर ले सकते हैं, क्योंकि स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों क्या है, इक्वल है। इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको उधर भेज दो, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। और क्यू बाय 4 पाई आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, और एरिया क्या होता है स्फीयर का, तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो जो क्यू बाय 4 पाई आर स्क्वायर था उसको सिग्मा लिख दिया, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आते हैं आर लेस देन आर, यानी इनसाइड वाला केस लेते हैं, यानी स्मॉल आर जो है अब इस बार छोटा है कैपिटल आर से, तो फाई लगाएंगे, फाई का ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। ई डी एस कॉस 0 डिग्री जैसा कि हमसे देख रहे हैं हमेशा से ही, इक्वल टू चार्ज, चार्ज की वैल्यू इस बार 0 हो जाएगा, क्योंकि चार्ज कहाँ पे है, सरफेस पे है, अंदर में तो कोई चार्ज ही नहीं है, यानी गॉसियन स्फीयर के अंदर जो है इस बार जो चार्ज है वह 0 है। तो ई इंटू डी एस इक्वल टू 0 हो जाएगा, ई इंटू एस इक्वल टू 0, तो ई की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। यानी पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वह इनसाइड द स्फेरिकल शेल 0 होता है। ठीक है, उसके बाद यदि हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो कैसा ग्राफ प्लॉट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस। और जैसा कि हमने देखा, देखो इनसाइड वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, 0, इसलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 0। सरफेस से जस्ट इनसाइड तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होगी 0 होगी। जैसे ही सरफेस पे पहुंचेगा तो वो हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। हमने देखा था पीछे डेरिवेशन करते समय सरफेस पे कितना होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे जो है डॉटेड लाइन ड्रॉ करना है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक जाएगा स्ट्रेट लाइन, फिर डॉटेड लाइन, और उसके बाद आउट साइड वाले पॉइंट में याद करो के क्यू बाय आर स्क्वायर आ गया था, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इसलिए ग्राफ कैसा होगा, इधर की तरफ
है ना। जैसे जैसे आर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज करेगा। ये जो ग्राफ है कभी एक्स एक्सिस को कट या इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो जीरो होगी कब होगी? जब आर की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा। यानी यहाँ से जो लाइन दिखाना है वो पैरेलल आपको दिखाना है।